मैं सवाल करूंगा प्रोफेसर खालिद वहीद से सबसे पहले। अम, एक अच्छा सवाल आया है खालिद कि इज पल्मोनोलॉजी एफसीपीएस ट्रेनिंग same efficient in peripheral areas of Pakistan as it is in major cities like Peshawar, Lahore, Karachi? छोटे शहरों में भी इतनी ही अच्छी एफसीपीएस की ट्रेनिंग है जैसा कि बड़े शहरों में। सवाल का जवाब थोड़ा सा फोकस रखिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल जी लेते जी रहें। जी, जी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जितने भी एफसीपीएस पल्मोनोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज है, वो सारे एक्रेडिटेड है। इंस्पेक्शन के बाद उनको एक्रेडिट किया जाता है। तो फैसिलिटीज अगर उसके अंदर मौजूद है, सुपरवाइजर उसके अंदर मौजूद है जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का रिकग्नाइज सुपरवाइजर है, तो वो अगर मौजूद है तो उसको तब एक्रेडिटेशन मिलेगी या वो एफसीपीएस की ट्रेनिंग के लिए अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि फैसिलिटीज तकरीबन तमाम इंस्टीट्यूशन में मौजूद होती हैं एक जैसी। पर सिर्फ फर्क ये आता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन में सपोज 4-5 कंसल्टेंट हैं, वो काम कर रहे हैं, जैसा कि कराची में या लाहौर में ज्यादा कंसल्टेंट मौजूद हैं। पेरीफ्री में हो सकता है कि एक ही सुपरवाइजर हो और वो काम करा रहा हो। हम किसी सुपरवाइजर की कैपेबिलिटीज पे कोई शक नहीं कर सकते, देर ऑल वेल ट्रेन्ड और वो अपनी ट्रेनिंग देते हैं। पर अगर मल्टीपल डॉक्टर्स हों, इसलिए मैंने एक स्लाइड में दिखाया था कि आप चूज कर सकते हैं अपने एरिया में कि कौन सा आपने इंस्टीट्यूशन में जाना है और वहां पे सुपरवाइजर कौन मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। पर मेरा और, जाती ख्याल है कि अगर कोई पेरीफ्री में भी इंस्टीट्यूशन है तो वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्रेडिट हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ हुआ खालिद आप अग्री करेंगे कि ऐसा होता है कि इवन इन लार्जर सिटीज नॉट एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, इवन इन बिग हॉस्पिटल। है। तो हम लोग आपस जी जी, में बिल्कुल अपने रेजिडेंट्स को रोटेट आराम से करवाते हैं। एक करवाते फैसिलिटी हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं है तो इट गोज इनटू अनदर हॉस्पिटल, इजंट इट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए भी कॉलेज के जो एक्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उसी में हम रोटेशंस कराते हैं। तो कुछ मैंने जैसा भी बात की कि कुछ में सुपरवाइजर ज्यादा हो सकते हैं कंसल्टेंट, कुछ में कम है। इस तरह अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज हर इंस्टीट्यूशन में एक जैसी नहीं हो सकती। पर मेरा ख्याल है कि हम अगर इन जनरल ब्रॉडली देखें तो तमाम में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बहुत बेहतर चल रही है इस वक्त। ठीक है। खालिद आपसे ही एक दूसरा सवाल करूंगा। एक्चुअली दो सवाल हैं जो मिलते जुलते हैं। ऑल्दो आपने इस पहले सवाल का तो जवाब दे दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफसीपीएस एंड एमसीपीएस, यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट। लेकिन उन्होंने एमसीपीएस के बारे में पूछा है कि इसका स्कोप क्या है खास तौर पे। मेरा ख्याल है लोगों को मालूम भी है और आपकी प्रेजेंटेशन के बाद लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि इस आपने एक लफ्ज यूज किया था शॉर्टकट, कि ये जाहिर है एफसीपीएस 2 साल 5 साल का होता है एक्चुअली, जब आप इंटरनल मेडिसिन के 2 साल भी मिला लें, और एमसीपीएस 2 साल में आदमी कर सकता है। तो एक्चुअली मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ क्वेश्चन को कि हाउ डू यू कंपेयर द टू ट्रेनिंग वाइज एंड स्कोप वाइज, कि आपको आगे कितना प्रोफेशनली आप अपने आप को गुड फील करते हैं, आपको पोजीशन जो मिलती है सीनियर पोजीशन वो कैसे फील करती है? ये सवाल मैं डॉक्टर जुबैर से भी बाद में करूंगा, आप इसका जवाब दें खालिद। हाँ, जी जी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि सीपीएसपी का, एफसीपीएस हम जिसको कहते हैं, फेलोशिप ऑफ कॉलेज एंड सर्जन पाकिस्तान, ये ऑफ कोर्स एक बड़ा प्रोग्राम है। जैसा कि मैंने बताया 5 साल के लिए है। और इसमें एक पीजी को 2 साल पहले मेडिसिन में जो कोर नॉलेज लेना है, उसने मेडिसिन का ब्रॉडली उसने पूरे मेडिसिन की फील्ड को देखना है। और उसके बाद उसने 3 साल की ट्रेनिंग करनी है इन द स्पेशलिटी, इन द पल्मोनोलॉजी। तो कोर्स जो वो 5 साल की ट्रेनिंग है वो कहीं ज्यादा बेहतर होगी 2 साल की ट्रेनिंग के। इसीलिए मैंने शॉर्टकट का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि इसमें ना कोई एग्जाम है, एंट्री एग्जाम है, पार्ट 1 देने की जरूरत नहीं है। आपने अपने हाउस जॉब करनी है और उसके बाद आपने एंटर हो जाना है इसके अंदर। जबकि एफसीपीएस के लिए आपको पार्ट 1 भी क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन भी देखने हैं। तो जाहिर है कि बहुत डिफरेंट है। और अगर कोई बंदा एमसीपीएस को ज्वाइन करता है और उसको वो पास कर भी लेता है, तो उसमें वो फिर टीचिंग जॉब अवेल नहीं कर सकता। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और उस साइड पे वो नहीं जाएगा। बट एज ए स्पेशलिस्ट वो जाकर इंस्टीट्यूशन में काम कर सकता है। ऑफ कोर्स जहां तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है, कोशिश तो ये की जाती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी एफसीपीएस के साथ ही हो रही होती है। तो बट क्योंकि ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड है, 2 साल की है, 5 साल की नहीं है। और आप क्वालिफाई करने के बाद एफसीपीएस के लिए आप टीचिंग जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रॉपर कंसल्टेंट या फैकल्टी मेंबर के तौर पे इंडक्ट हो जाते हैं। वाइल इन एमसीपीएस 2 साल का आप शॉर्टकट, हम आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम और स्ट्रक्चर्ड करें, इसका भी कोई एंट्री एग्जाम रखें
ताकि एमसीपीएस की भी जो ट्रेनिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये स्पेशलिस्ट का हमारे बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं एमसीपीएस करके हमारी पेरिफेरीज में बैठे हैं, सिंध में, लाहौर में, इसके अलावा ये पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। वो सिंपल एमबीबीएस से तो बहुत बेहतर है, पर ऑफ कोर्स एफसीपीएस और एमसीपीएस के दरमियान जी डेफिनेटली खालिद, डिफरेंस है। आप करंट डीन भी हैं पल्मोनोलॉजी के। ऐसा ऐसा नहीं है, आप अग्री करेंगे कि कॉलेज ने बजाते खुद मेंबरशिप को थोड़ा सा सप्रेस करने की कह लें, या जो भी बेहतर लफ्ज है, कि एफसीपीएस को, फेलोशिप को इनकरेज करने का पिछले चंद सालों से एक पर्सपेक्टिव रखा हुआ है, ऐसा नहीं है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अभी भी कुछ स्पेशलिटीज है जिसमें कॉलेज ऑफ फिजिशियंस रिकमेंड करता है कि एमसीपीएस करें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शॉर्ट डिप्लोमा, जिसको हम डीटीसीडी कहते हैं, वो करवा रही हैं। तो अगर वो डीटीसीडी करके मरीज अपना पीजी या डॉक्टर 2 साल में स्पेशलिस्ट लगता है, तो फिर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की भी यही सोच है, क्यों ना वो इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करे कि वो उनको compete कर सके। अगर वो डिप्लोमा यूनिवर्सिटीज के बंद हो, तो हो सकता है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन भी अपना एमसीपीएस का बंद कर दे। रिसेंटली कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने कुछ स्पेशलिटीज में एमसीपीएस को बंद किया है, बट अभी पल्मोनोलॉजी और कुछ और स्पेशलिटीज ऐसी हैं जिसमें एमसीपीएस को वो जारी रखे हुए हैं, ताकि वो ये है कि कुछ ना कुछ डॉक्टर्स तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करें ना जी, जो एफसीपीएस नहीं कर पाते वो इस तरफ आ जाए। जी प्रोफेसर जुबैर, आप इस मौजू पे कुछ कहना चाहेंगे, एमसीपीएस वर्सेस एफसीपीएस? जी मैं थैंक यू सोहेल। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सवाल भी एक आया था कि हमने एमसीपीएस किया तो हमें अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है। बात यह, जैसे प्रोफेसर खालिद ने कहा, देयर वाज अ टाइम जब फेलोशिप प्रोग्राम इतना स्ट्रांग नहीं था और फेलोज की तादाद कम थी। उस वक्त तो ये डीटीसीडी और एमसीपीएस का काम चल जाता था और वो अच्छी पोजीशन पे भी आ जाते थे। लेकिन इस वक्त इतना फेलोशिप का नंबर इतना अच्छा है कि उनके मुकाबले में एमसीपीएस या डीटीसीडी का कोई चांस नहीं है कि वो compete कर सके। दूसरी बात यह है कि उनकी ट्रेनिंग कभी भी फेलोशिप की ट्रेनिंग के बराबर नहीं हो सकती। ना उनका कम्पिटिटिव लेवल उस तरह का है, ना वो उस प्रोसेस से गुजर कर आए हैं। तो और ना ही उन्हें इस तरह मॉड्यूलर टीचिंग जितनी के या ट्रेनिंग जो है जितनी के फेलोशिप की होती है उस तरह से हो सकती है। तो इस वजह से वो कभी भी एक बड़े लेवल के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें एक बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकती। इस वक्त सिनारियो ये है कि पहले तो उन्हें पोस्ट मिल जाती थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। अब तो वहां पर भी फेलोशिप करके लोग पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि एमसीपीएस और डीटीसीडी वाले लोग जो हैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही बैठ सकते हैं और उन्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जगह मिलने का चांस कम है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेहनत करनी है और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो इस वक्त तो मैं कहूँगा कि आपकी चॉइस फेलोशिप होनी चाहिए, ना कि एमसीपीएस ठीक या है, डीटीसीडी। फेयर इनफ। शुक्रिया। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और ये मैं डॉक्टर सजीर से करूंगा। कैन अ पाकिस्तानी ट्रेंड excuse me, can a Pakistani trained pulmonologist apply for further training in USA on the basis of FCPS? That is to say, does FCPS has any collaboration? The College of Physician has any collaboration with the USA? Uh, Thank you for the question. I personally don't. I'm not aware of any collaboration. Maybe USA Khalid का Wahid सिस्टम, can tell about. Yeah, you हाँ, go on, यूएसए please. का यूएसए का सिस्टम बहुत क्लोज है। आप उधर रोटेशंस के लिए जा सकते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल की दूसरे हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन है तो वो आपको बोलेंगे कि यार एक हफ्ते, 1 महीने के लिए आ जाएं, 2 महीने के लिए आ जाएं, लेकिन दैट्स अ मैक्सिमम यू कैन डू। उसमें भी रीजन बीइंग कि उसमें वीजा जो है B1 B2 होता है। अगर आप J1 वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू गो टू यूएस एमिली राउट, जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी। लेकिन उसमें भी होता यही है कि आपका पूरा यूएस एमिली क्लियर होना चाहिए। यूएस एमिली क्लियर हो गया, इसके बाद आपकी इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो हो गई, इसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर पल्मोनरी। इसका प्रॉब्लम ये है कि पल्मोनरी, जैसे डॉक्टर सनान ने भी बताया कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी कितनी कंपैरेटिव है, पल्मोनरी भी टॉप 3 कंपैरेटिव फेलोशिप में आती है। तो यूएस में जीआई, हीमोंक और पल्मोनरी, ये 3 4 जो है ना, 3 ये मोस्ट कंपैरेटिव फेलोशिप्स हैं। तो दे आई मीन इनके पास सप्लाई इतनी ज्यादा है कि इनको जरूरत ही नहीं है कि बाहर के लोगों को एंटरटेन करें। इसलिए वो सिर्फ अपने ही जो यूएस एमएलईज किए हुए हैं और इंटर मेडिसिन की रेजिडेंसी किए हुए हैं उनको ही एंटरटेन करते हैं। अगर आप कोई ऐसी नॉन कंपैरेटिव फेलोशिप के लिए जाना चाह रहे हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी है, जेरियाट्रिक्स है, पैलिएटिव केयर है, ये 3 फेलोशिप्स ऐसी हैं जिसमें आपने यूएस एमएलईज किए हुए हों
पाकिस्तान में 3 साल की कोई भी ट्रेनिंग की हुई हो, FCPS करना जरूरी नहीं है, then you can go on the basis of that to USA for those fellowships. वो जब फेलोशिप आपकी कंप्लीट हो जाए, then you can apply for residency and you will have a higher chance of matching. फाइन। खालिद, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोलैबोरेशन विद यूएस जी ट्रेनिंग एंड एग्जैक्टली, कॉलेज ऑफ फिजिशियन। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यूएस के साथ तो कोई कोलैबोरेशन नहीं है, पर यूके और आयरलैंड में कुछ सेंटर्स हैं जिनका कॉलेज ऑफ फिजिशियन से बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, और हर साल पीजीज जो है हमारे वहाँ इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यूज और मेरिट के बाद जाते हैं, और उनको 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करके, ये पोस्ट फेलोशिप ट्रेनिंग है FCPS करने के बाद, और वो फिर उनको वापस आना है 2 साल के बाद। ये बहुत जरूरी है। मतलब दिस इज, जिस तरह के CPST वाले कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, दिस इज ब्रेन गेम। तो वहां पे ट्रेनिंग करके 2 साल की वो फिर वापस आ रहे होते। तो यूएस में ऐसी कोई ट्रेनिंग फिलहाल किसी किस्म की कोलैबोरेशन CPSP की नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो भी हो जाए, फिलहाल नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं डॉक्टर सनान से करूंगा यूके के बारे में। एक साहब ने सवाल किया है, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ MSc रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड MSc क्रिटिकल केयर मेडिसिन फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटीज? Interesting question. Do you know about it? So MSc respiratory and critical care, it will not help you, practice as a doctor here. If you want to apply and get a job after that, अगर आपने अपना MSc respiratory critical care किया है, if you want to apply the job for higher special training, it will definitely help you in getting a job. But खाली MSc will not help you work as a physician in the UK. So it can be a path towards getting a job and getting a training number, and eventually it will add to your knowledge and obviously getting a better consultant job. By itself, it does not allow you to work as a physician here. And Okay. same here in Pakistan as well. MSc अगर कोई करके आता है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में या किसी और चीज में, तो वो पाकिस्तान में भी उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। फेलोशिप या मेंबरशिप कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की, या फेलोशिप मेंबरशिप फ्रॉम यूके हो या अमेरिकन बोर्ड, तो उनको फिर वो जॉब के अंदर सर्कल में लिया जाता है। ठीक है। डॉक्टर सादिया अगर ऑनलाइन हो तो मैं कहूँगा कि अनम्यूट कर लें, और चाहें तो वीडियो भी ऑन कर लें। एक सवाल आपसे है। somebody has asked, what do you see difficulties for females in medicines, including pulmonary medicine, considering doing night on calls and long hours, particularly in relation with the family life? Do the parents feel safe in allowing you to practice in hospitals? Very pertinent question. आपका अपना एक्सपीरियंस ही बताएं, और बाकी आपके कॉलीग्स का क्या एक्सपीरियंस है? सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट हो गया, कैन यू रिपीट? Right. Somebody has asked, how do you see problems of female doctors, and including obviously pulmonologists, of working in Pakistan, especially in training posts, particularly in relation with long working hours and doing night on calls and so on, because you can't actually have training without doing on call nights. ओके सर, मैं जहाँ तक कहूँ, आई थिंक सो मेडिसिन प्रोफेशन में ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें एज कम्पेयर टू गायनी, जिसमें मेजॉरिटी फीमेल्स जाती हैं, उससे तो ये बहुत लाइटर आ जाता है, बिकॉज इट इज आपके साथ मेल कोलीग्स भी होते हैं, ये भी तो है। फिर जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है, दैट काउंट्स अ लॉट। एंड कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली। जैसे हमारे अभी बहुत सी फीमेल ट्रेनीज थी, तो हमने क्या किया कि डेफिनेटली दे हैव गॉट किड्स एज वेल, सो व्हाट वी आस्क्ड देम, ठीक है कि उन्होंने, क्योंकि बच्चों के पास घर रात में भी जाना होता, तो आप मॉर्निंग ड्यूटीज और नाइट वो कर लें, so we can manage it accordingly, and they माशाल्लाह did very well अपने सारे, यानी कि जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज वर्क लाइफ को उसे वो किया। सिमिलरली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैं ख्याल में कि पेरेंट्स का और जो फैमिली की सपोर्ट डेफिनेटली आपको चाहिए, इसके बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। और ट्रेनिंग का थोड़ा टाइम मुश्किल होता है, जिसमें मैं ख्याल में ईच एंड एवरी मेडिकल जो आपकी स्पेशलिटी है, उसमें अनलेस एंड अनटिल आप नहीं करेंगे, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, यू वोंट अचीव इट, एंड यू हैव टू कीप अ वर्क बैलेंस एंड विद इट, अदरवाइज मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। हाँ, अगर नहीं है तो आप फिर ऐसी फील्ड में जाएं जिसमें नहीं है, इमरजेंसीज नहीं है, देन इट कैन बी ओनली डन, दैट इज स्किन है,
रेडियोलॉजी, वो भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नहीं, दूसरी कोई है, तो इस ये ऐसी फील्ड्स हैं। सही। अदरवाइज यू आर वर्ड्स के नहीं, आपने पर्टिकुलर पेशेंट्स भी देखने हैं, वो आपका पैशन है, ये सारा है, इंटरवेंशंस और जो है बाकी पेशेंट मैनेजमेंट, सो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। और मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगी, मेरे साथ भी मेरी रेजिडेंट्स काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, और मैंने और जिन लोगों के साथ काम किया है कि जो खातून इस फील्ड में आती हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपना माइंड मेकअप करके आती हैं, अपनी फैमिली से बात करके आती हैं, उनको पता होता है, ये ऐसा नहीं होता कि अचानक उन पे अकदा खुले कि जनाब ऑन कॉल भी करनी पड़ेंगी। सो वंस दे शी इज प्रिपेयर्ड, वंस हर फैमिली इज प्रिपेयर्ड, पेरेंट्स और हस्बैंड्स एंड इन लॉज, तभी ये मुमकिन हो पाता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल रेजिडेंट्स दैट हैव वर्क विद मी हैव फाउंड इट प्रीटी स्मूथ गोइंग बिकॉज दे हैव वर्कड इट आउट ऑलरेडी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ हमारी बहनें और बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए ये मुमकिन नहीं होता, then they automatically already don't choose pulmonology और cardiology और other emergency वाली फील्ड्स को, ठीक है ना। तो थैंक यू डॉक्टर सादिया। मैं डॉक्टर मजीद से दो सवाल करूंगा, अलहदा अलहदा हैं लेकिन दोनों आपके मिजाज के हैं, और इन सवालों में से किसी का भी जवाब डॉक्टर जुबैर शाहीन भी दे सकते हैं बाद में। डॉक्टर मजीद, एक सवाल ये है कि डज पाकिस्तान, बल्कि ये मैं बाद में करूंगा, ये बताइए, इसमें लिखा है डज पल्मोनोलॉजी रिवॉर्ड्स मोर देन सर्जरी, व्हाट आर दोज इंसेंटिव्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स। मेरा ख्याल है ये फाइनेंशियली सवाल कर रहे हैं कि पल्मोनोलॉजी में जितना जितना रिटर्न मिलता है बनिस्बत सर्जिकल स्पेशलिटीज के, हाउ डू यू सी इट? I think the questioner knows that I'm Memon. और At मेमन least जो है I ना, know. That's why I posed वो it to आप you. सब जानते हैं. I think financially it all depends upon what you are really after. Pulmonology is a good paying field, but it is not the highest paying field. But you make a very good living wherever you are as a pulmonologist and very comfortable. Provided you have your work and your family and your business life in a good balance. If you're really after money, then pulmonology is not a good field. But I would say pulmonology sits in the middle because you are dealing, particularly in Pakistan, with a lot of middle class and lower middle class population, with a lot of respiratory illnesses that are not well paid. अगर आप हायर सेंटर्स में जा रहे हैं जहाँ बहुत इंटरवेंशन होते हैं, यू आर इन यूएस, you make a very good money, particularly if you do critical care. But for the most part, I think you are pretty comfortable financial wise. Did that answer your question? मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब तो मिल गया। मैं एक सवाल अगला आपसे कर लेता हूँ, फिर जुबैर से भी कहूंगा कि इन दोनों में से किसी के भी जवाब देना चाहें तो। दूसरा सवाल भी डॉक्टर मजीद आपसे ही पहले करूंगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि डज पाकिस्तान नीड मोर स्पेशलिटी डॉक्टर्स और जनरल फिजिशियंस एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स? इसका जवाब तो बड़ा आसान है. आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली नीड्स अ लॉट ऑफ बेसिक primary care and lot of good internal medicine people who are generalists rather than very focused interventionalists. पाकिस्तान पे ज़रूरत नहीं है कि कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट मैनेज हो रहा है बहुत ही हाई स्पेशलाइज सेंटर में, जबकि इतने लोग इन्फेक्शन से, एजमा से, कॉमन इलनेसेस से रोज़ाना सफ़र कर रहे होते हैं. I think this question is very pertinent, and I think I will go one step beyond and work towards preventive. Lot of infections are very easily preventable. Lot of pollution control, lot of vaccinations, lot of simple measures like mask and gloves, hand washing. Lot of illnesses can be prevented. So prevention plus primary care is the topmost priority for Pakistan as far as I can recommend. But certainly there is going to be a need, and there is a need for specialized pulmonary and other specialties. जुबैर, डू यू अग्री विद डॉक्टर मजीद के प्राइमरी केयर की ज्यादा जरूरत है?
सब स्पेशलिटी से ज्यादा? ओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आम बीमारियों से जो लोग सफ़र कर रहे हैं और मर रहे हैं, हमें तो उसको करना चाहिए। और मैं, ये डायलेमा मेरे सामने आया था कि जब हमने सोचा कि हम ई बस या इस किस्म की गैजेटरी की तरफ जाएं, तो हमें रिसोर्सेज को भी देखना है और नीड को भी देखना है और पाकिस्तान के हालात को भी देखना है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी को भी देखना है। और जो यहाँ कॉमन प्रॉब्लम है अभी वही सही नहीं हो रहे, तो हम इतने हाई लेवल पर किस तरह से जाएं। लेकिन नेवरदलेस देयर शुड बी सम सेंटर्स जहाँ ये होना चाहिए, लेकिन ये फॉर जनरल पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए एज ए जनरल रूल नहीं है, और हमें एज ए जर्नलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पर ज़्यादा बेहतर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और होना चाहिए। जहाँ तक अर्निंग की बात है, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि वो लोग जो कि ऐसी जगहों पर है जहाँ पर क्रिटिकल केयर और प्रोसीजर कंबाइंड है, वहाँ पर तो अर्निंग रीजनेबली गुड है, बल्कि बहुत बहुत अच्छी है, और इट कैन मैच एनी अदर स्पेशलिटी इन पाकिस्तान। लेकिन जहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर एक मिडिल ग्रेड अर्निंग है, लेकिन ओवरऑल एक रीजनेबल गुड लिविंग है, एक रिस्पेक्टेबल लिविंग है, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट गुजार सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल टोटली एग्री करूँगा मेमन साहब से। वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के आने के बाद हाईएस्ट लेवल उसी को देखना शुरू किया है। वरना मैं जब शुरू किया था करियर, तो मुझे मेरे एक सीनियर हैं अंकल डॉक्टर, उन्होंने कहा था कि यार पल्मोनोलॉजी में जाओ, ताकि क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स काफ़ी हैं एज कम्पेयर टू, ही वाज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ही इज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो उस वक्त ब्रोंकोस्कोपी बहुत कम होती थी पाकिस्तान में। सो व्हाई डू वी थिंक इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ही है, बल्कि एन एवरेज पल्मोनोलॉजिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू do a lot of plural procedures and bronchoscopies, that's obviously the basic minimum, isn't it? तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी ये अच्छी पेइंग फील्ड है, but it Oh, depends I upon how agree. much I one agree. wants. With procedure, Right. with procedures, it's very good. सही Is है। reasonable. अब Right. जैसा हमारा सेंटर है यहाँ पर, हम वी आर गियर टू डू लॉट ऑफ इन्वेसिव प्रोसीजर्स, तो दैट गिव्स अस गुड रेवेन्यू एज वेल, और हमें एक डायग्नोस्टिक डायलेमा को हल करने में भी मदद मिलती है, तो सही है। ये भी है। मैंने ये ट्रेंड देखा है हमारे जूनियर्स में कि एफसीपीएस पल्मोनोलॉजी खत्म हुआ, सेकंड फेलोशिप की तरफ एकदम से एक भेड़ चाल सी है कि सब लोग जाने लगते हैं। कुछ लोग क्रिटिकल केयर करने लग जाते हैं, कुछ लोग इंटरवेंशन में चले जाते हैं। तो मैंने उनसे वही कहा जो मैं पहले फिजिशियन के बारे में कहा करता था, कि भाई कोई जनरल पल्मोनोलॉजिस्ट भी तो कोई रहे ना, सबके सब इतने सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। वही बात आपकी, कोई एस्मा और सीओपीडी कौन ट्रीट करेगा एंड सो ऑन। तो खैर, मैं एक सवाल आई थिंक दो तीन लोगों से हो सकता है, जो सवाल है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पेशलिटीज, सब स्पेशलिटीज एसोसिएटेड विद पल्मोनोलॉजी, व्हाट इज इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी? maybe all of you can answer that. Sajid, would you like to take this up? Super specialties with the pulmonology, interventional pulmonology, बिल्कुल। क्या होती है, इसमें क्या करना होता है? तो स्पेशलिटीज में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक देयर विल बी मेनी ऑप्शंस, रीजन बीइंग कि आपके पास वो पेशेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसको आप ट्रीट कर सकें, और पेशेंट पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए वो मोडालिटीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका फेलोशिप रन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जब मैं पम्पक्रेट अपनी ग्रेजुएट कर रहा था तो उधर जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की फेलोशिप की जो है ना ऑफर्स आना शुरू हुई थी हमें, कि 1 साल की पल्मोनरी हाइपरटेंशन की फेलोशिप है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमारे पास अब इनहेल्ड मेडिकेशंस भी आ गई हैं, पाउडर फॉर्म में भी आ गई हैं, और मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, और इंजेक्टेबल्स भी हैं, और जो है टैबलेट्स भी हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द यूएस। तो आप जब फेलोशिप करोगे तो यू विल गेट टू सी ऑल द वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, and then you will get to do all that stuff, and that will increase your exposure. तो fellowship उधर एक practical है। Likewise, interventional pulmonology, the exposure that I got, alhamdulillah, I had some exposure with interventional pulmonology, was we had robotic bronchoscopy, which is like a $2 million machine. इसके बाद जो है e-buses हैं जिसकी एक नीडल जो है वो $100 से ऊपर की है, which adds to the cost. The setup itself वो अच्छा खासा महंगा है। Likewise, जो आपकी बायोप्सीज हैं, जो आपकी रिजिड ब्रोंकोस्कोपीज हैं, जो आपकी फ्लोरोस्कोपीज हैं, एवरीथिंग इज गैजेट इंटेंसिव एंड पर्सनल इंटेंसिव, क्योंकि आपको एक पूरी टीम चाहिए जो कि इसको एक इफेक्टिव प्रोसीजर बनाती है। तो
कॉस्ट के इश्यूज, ये सारे इश्यूज जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में फेलोशिप आपको इतनी नजर ना आए, लेकिन बाहर आएंगी। तीसरी फेलोशिप है वो है ILD की। तो US की एक हिस्ट्री है कि इन्होंने बहुत सारी वॉर्स की हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ट्रूप्स अपने दूसरी कंट्रीज में भेजे हैं। वो ट्रूप्स जो हैं दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, ठीक है। तो और उनको राशन में सिगरेट्स भी दी जाती थी, दूसरी चीजें भी दी जाती थी, उन्होंने स्मोकिंग भी दबा की है, उनको एस्मा भी, ये सारी चीजें। फिर विद इन द US there was a boom of industrialization back in the years. I don't know the exact figure, लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, और वो क्योंकि नए नए केमिकल्स और सारी चीजें, इतना एक्सपोजर है, इतनी सारी चीजें हैं, उधर की कोल इंडस्ट्री, उधर की ऑयल इंडस्ट्री, सारी चीजें, तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ ILD। तो वो इन्फेक्शंस जो ILD, तो आपकी पेशेंट पॉपुलेशन अगेन इतनी सारी है कि you get to see that exposure, so it's a practical fellowship. These are the 3-4 fellowships, and again, sleep medicine itself is a fellowship, but you don't have to be a pulmonologist for that. You can be something else for that. थैंक यू। मेरा मैं ख्याल है अब इसमें हम सोहेल भाई अपने कुछ ऐड करूं? सोहेल भाई जी मैं कुछ ऐड सिर्फ करूं? इतना बता दूं कि हमारे पास अच्छा, तकरीबन 10 मिनट रह गए और मेरे पास 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। सो प्लीज खालिद आप इसको तो मैं, हाँ, आंसर कर एक दीजिए, एक फिर हम इम्पोर्टेंट चीज अगला। बता दूं। जी मैं जी अपने जूनियर कुलीग्स को और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एक ब्रॉड रेंज में FCPS फेलोशिप, हम MCPS की बात नहीं कर रहे हैं, FCPS की बात कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। देयर आर 84 स्पेशलिटीज जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस FCPS करा रहा है, और उसमें से 6 या मेरा ख्याल है कि 8 ऐसी है जो सुपर स्पेशलिटीज में है। तो एक बहुत ब्रॉड रेंज है, जरूरी नहीं कि पल्मोनोलॉजी में आए, पर अगर हम स्पेसिफिक पल्मोनोलॉजी की बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यूके में तो फर्दर स्पेशलिटीज आ चुकी हैं उसमें। अब पाकिस्तान में ठीक है, हम जैसा आपकी बड़ी प्यारी बात थी कि कोई प्लेन पल्मोनोलॉजी भी तो रहेगा ना, सिंपल पल्मोनोलॉजिस्ट। तो स्पेशलिटीज के लिए अब इंशाल्लाह आने वाले दौर में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी, उसके बाद स्लीप मेडिसिन की फेलोशिप, ये चीजें इंशाल्लाह आएंगी और आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सख्त जरूरत है, पेशेंट का पूल बहुत बड़ा है, हमें उसको भी एड्रेस करना है। पर स्पेशलिटीज क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ FCPS की बहुत सारी है, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की वेबसाइट पर सारी मौजूद है, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक थैंक पॉइंट यू ऐड खालिद। करना है मुझे, एक पॉइंट ऐड करना है, वेरी वेरी ब्रीफ। यू जो गॉट 30 पल्मोनोलॉजी, सेकंड्स। ओके। एग्जैक्टली, जो पल्मोनोलॉजिस्ट US में अर्न करता है, इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजिस्ट उसका हाफ अर्न करता है इन US, ऑल्दो इट्स प्रोसीजर इंटेंसिव, दे अर्न हाफ ऑफ इट। दैट्स जुबैर हम भैया saying something? कोई कमेंट हो सकता है? हाँ आप कहें। इस वक्त मैं इंग्लैंड में था ट्रेनिंग में, तो उस वक्त एक स्पेशलिटी होती थी कि जनरल फिजिशियन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन पल्मोनोलॉजी या स्पेशल इंटरेस्ट इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। तो इस तरह भी हो सकता है कि जनरल पल्मोनोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन, ये भी हो सकता है। जस्ट क्विक कमेंट। मेरा ख्याल है वो बहुत दूर नहीं है। अच्छा डॉक्टर सनान, आप से रिलेटेड मेरा ख्याल है आप गाड़ी आके आपके पास रुकने वाली है। 3 सवाल आते हैं आपके लिए, यू मे आंसर देम क्विकली। पहला सवाल है, हाउ मच रिसर्च वर्क इज नीडेड टू सिक्योर अ जॉब इन UK? Currently, not much. If you look about 10-15 years back, you needed to have a research degree to get a consultant job. At the moment, for consultant jobs, there's not much needed, but things will change in the next 5 to 10 years. So research is very much encouraged, and every hospital got a research department, and they're taken in a very positive light if you've done research. So it's always a good thing. सही है। ये एक सवाल है, although probably you've already answered it, but I'll still pose it to you. Please guide on, once you pass all PLAB 1 and 2, so how do you apply for jobs as pulmonologist in UK? So I don't think you can directly apply for a job as a pulmonologist in UK if you've not done training here. The reason is that you need to be on a specialist register to work as a consultant. And if you're not on a specialist register, it's unlikely to get a consultant job as a pulmonologist. The job website is called NHS Jobs. You can go and look through there, and they've got a specific criteria which you need to meet. So if you want to come, the thing is that you need to do some come here and do some jobs first. Internal medicine, you can get trust grade, which are non-training respiratory jobs, and that can help you build your career towards pulmonology. There are lots of hospitals which offer something called alternative pathway to consultant. So in which you don't have to be in a training, but the local hospitals train you. They let you achieve relevant competencies,
and after that you can become a consultant and be on specialty register. So I think directly there's no route to be a direct pulmonologist, but there are other ways around training as well. Okay, thank you. There's probably 1 or 1.5 question left. I don't know who to pose it to, so I'll just throw it in the market. I am a postgraduate trainee of family medicine. Is there any opportunity for me to get more training, as we only have maximum of 8 weeks exposure of pulmonology, usually being 4 weeks? That's a good question, actually. Maybe Zubair and Khalid can answer that. Again, family medicine जो rotations हैं, I would like to say they are specified by College of Physicians and Surgeons. एक जो faculty होती है वो rotations बनाती है कि कहाँ का rotation दिन में कितनी duration होती है. तो वो तो faculty को अगर ये request करें अपनी जो family medicine की है कि इसकी pulmonology की rotation को बढ़ाया जाए, तो then they will discuss and they will forward it to the council और फिर approval हो सकती है. बात इनकी ठीक है कि अगर 8 हफ्ते की यानी कि 2 महीने की fellowship अपना रोटेशन में पल्मोनोलॉजी की बहुत सारा कुछ सीखने को तो शायद ना मिले, वो 2 हफ्ते को तो वैसे ही 8 हफ्ते को गुजर जाने होते. तो पर वो तरीकाकार ये होगा कि फैकल्टी जो है वो प्रपोजल पेश करेगी कि कितनी देर के लिए होनी है, और वो फिर काउंसिल में जाएगी, वो फिर उसको अप्रूव करें. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनरल प्रैक्टिस या ईआर में जो मेजॉरिटी जो पेशेंट आते हैं वो पल्मोनोलॉजी स्पेशलिटी के होते हैं. मेडिकल पेशेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ. इसी तरह 30% हॉस्पिटल एडमिशंस आर ऑफ पल्मोनोलॉजी पेशेंट्स. तो इतना ज़्यादा नंबर है, तो मेरा ख्याल है ट्रेनिंग के पीरियड को बढ़ाना एक मेरा ख्याल है एक लॉजिकल सी विश है कि ये होना चाहिए. मेरा ख्याल है अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है. थैंक यू. ठीक है. तरीकाकार मैंने बता दिया. हाँ जी, हम अपने हॉस्पिटल में तो फैमिली फिजिशियंस को थोड़ा सा पल्मोनोलॉजी की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे के उनको इस पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूजुअल जो बेसिक चीज़ें हैं, एस्मा, सीओपीडी, निमोनियाज, उसके लिए स्पेशलिस्ट को रेफर ना करें, उनको एक पाथवेज दे देते हैं, उनको गाइडलाइंस वगैरह फराहम कर देते हैं. आई थिंक इट्स प्रैक्टिस इन सम अदर हॉस्पिटल्स एज वेल. सो थैंक यू ऑल. मैं इसको कंक्लूड करने से पहले अपने मोस्ट सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, अपने सीनियर दोस्त डॉक्टर अब्दुल मजीद मेमन से कहूँगा कि इसको कंक्लूड करने के लिए कुछ कहें, एंड वी कैन आस्क अदर्स एज वेल टू जस्ट से 30 seconds or 1 minute message. I hope you can all hear me. Yes, we can. I will conclude by saying and repeating what I said earlier. This audience was meant to be senior medical students and house officers, and the idea was to try to help them choose a career. So make sure you choose a career that you like. Don't go after the money. Don't go after the glamour. Don't go after interventional pulmonology or pulmonary hypertension or high tech specialty. If you like something, if you are impressed by some figure, some professor that you like, and you want to be like him, go for it. And if you think that you have chosen the wrong one, don't hesitate to change your specialty, even after you finish your training. And then once you're done, then enjoy what you're doing. Inshallah, you will be happy with pulmonology or any field you feel. Jazakallah Thank you, khair. Dr. Majid. Anybody else has anything to say? कोई नसीहत बड़ी बात जूनियर्स के लिए? जुबैर जी, मैं तो ये कहूँगा कि फॉलो योर पैशन एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स, और enjoy whatever you're doing. If you enjoy your work, if you love your work, then you are not working. So I think that what I would like to say. हाँ बिल्कुल. खालिद, आप अनम्यूट कर लें अपने. प्रोफेसर, हाँ, प्रोफेसर मेमन ने बड़ी प्यारी बात की कि डोंट रन आफ्टर द मनी, और प्रोफेसर जुबैर की भी बात सही थी कि फॉलो योर पैशंस. आपने किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन फेलोशिप के लिए अगर जाना है तो बड़ी सोच बूझ के साथ अपना एप्टीट्यूड, अपना एटीट्यूड देखते हुए उसको ऑप्ट करें. क्योंकि ठीक है, एक दफा जब आपने फेलोशिप कर ली 5-10 साल लगा के, तो उसको चेंज करना तो वाकई बहुत मुश्किल है. ठीक है, पर वो शायद यूके में या यूएस में आसान हो कि हम एक फेलोशिप करने के बाद दूसरे फेलोशिप की ट्रेनिंग पूरी कर लें, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करनी, एग्जिट एग्जाम वगैरह यूजुअली नहीं होते. हमारे पास ट्रेनिंग करने के बाद इम्तहान दें तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है.
तो बहुत बेहतर ये होगा कि सही पहले हम उसको प्रॉपरली सोचें कि किस फील्ड में हमने जाना है, क्या सही एप्टीट्यूड है हमारा, उसके बाद उस फेलोशिप को ऑप्ट करें एंड डोंट सही रन आफ्टर द मनी। अल्लाह पैसे देता है, डॉक्टरों को बहुत कुछ मिल जाता है। मैं यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत दिया, हम सब बड़े हैप्पी हैं। डॉक्टर सादिया, आप खवातीन से कुछ फाइनल बात करेंगी? आई डोंट नो वेदर यू आर स्टिल देयर, वी कैन सी यू ऑन द स्क्रीन। जी सर, सर मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे सब ने कहा, डेफिनेटली अपना पैशन जो है उससे फॉलो करें, डोंट रन आफ्टर द मनी। एंड फॉर फीमेल स्पेशली आप देखें कि जो है, बिकॉज अगर आप फैमिली लाइफ में हैं तो यू हैव टू गो इन अ फील्ड जो आपको फैमिली पहले से उसके साथ इन एग्रीमेंट हो, सपोर्ट के साथ हो, बिकॉज रिफ्ट नहीं हो। जो किड्स हैं अगर आपने उन्हें रेस करना, दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो सही सारे वर्क बैलेंस लेके चले।